सोचिए, एक तरफ भारत का सबसे मॉडर्न वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और दूसरी तरफ उसका नाम जो हमें 18वीं शताब्दी की एक रानी की याद दिलाता है। तो ये सिर्फ एक नाम बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक भूले हुए साम्राज्य की, एक रानी के बलिदान की और इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई एक पूरी संस्कृति की। तो चलिए आज की पड़ताल इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत के पहले प्राइवेट और सबसे शानदार रेलवे स्टेशनों में से एक का नाम एक ऐसी रानी को दिया गया जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं? इसका जवाब आज को हमारे अतीत से जोड़ता है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को समझते हैं। एक तरफ है आज की इंजीनियरिंग का कमाल और दूसरी तरफ एक ऐसा नाम जो हमें सदियों पुराने इतिहास के एक अनसुलझे रहस्य की तरफ खींच कर ले जाता है। बात है साल 2021 की। भोपाल का हबीबगंज स्टेशन भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया। इसे एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ बिल्कुल नए तरीके से बनाया गया और फिर इसका नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रख दिया गया। और बस इसी एक फैसले ने पूरे देश में एक उत्सुकता जगा दी कि आखिर ये रानी थी कौन। इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है इतिहास के एक ऐसे दौर में जहां प्यार भी है, धोखा भी और बदला भी। ये रानी कमलापति की कहानी है। तो रानी कमलापति 18वीं सदी की शुरुआत में गिन्नौरगढ़ की एक गोंड रानी थी। उन्हें भोपाल की आखिरी हिंदू शासक के तौर पर भी जाना जाता है। इतिहास उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उनकी हिम्मत और समझदारी के लिए भी याद करता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, सिर्फ 3 साल 1720 में रानी कमलापति की जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उनके पति की हत्या कर दी गई। बदले की आग में उन्होंने एक अफगान कमांडर से मदद ली, लेकिन 1723 तक मतलब सिर्फ 3 साल के अंदर वही मददगार उनके पतन की वजह बन गया और उन्हें अपना सब कुछ खोकर जान देनी पड़ी। कितनी तेजी से सब कुछ बदल गया। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे विवादित मोड़ आता है। दोस्त मोहम्मद खान, वो एक वफादार मददगार था या एक चालाक मौकापरस्त? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने रानी का साथ दिया, लेकिन दूसरों का कहना है कि उसने रानी की मजबूरी का फायदा उठाया, उनके बेटे को मारा और उनके पूरे राज पर कब्जा कर लिया। ये इतिहास की एक ऐसी गुत्थी है जिस पर आज भी बहस होती है। और ये था उनकी कहानी का अंत। जब रानी कमलापति को लगा कि अब उनका सम्मान और राज दोनों ही खतरे में हैं, तो उन्होंने दुश्मन के हाथ आने के बजाय जल समाधि ले ली। इसे जल जौहर कहा जाता है। ये फैसला उनके साहस और आत्मसम्मान का आखिरी सबूत था। लेकिन रानी कमलापति की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, वो एक बहुत बड़े और प्राचीन समुदाय का हिस्सा थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी गोंड लोगों की बड़ी कहानी से कैसे जुड़ती है। 1,20,00,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, गोंड समुदाय भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, मतलब ये मध्य भारत के इतिहास और संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये चार्ट हमें दिखाता है कि ये आबादी कहाँ-कहाँ बसी है। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा संख्या है, लेकिन उनकी मौजूदगी महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक फैली हुई है। ये बताता है कि मध्य भारत में उनका ऐतिहासिक प्रभाव कितना गहरा रहा है। उनका समाज भी आप देखिए कितना व्यवस्थित था। ये सिर्फ एक कबीला नहीं था, बल्कि उनके पास एक पूरा सिस्टम था। गांव के मुखिया से लेकर पुजारी और इतिहासकार तक हर किसी का अपना एक तय काम था, जो एक संगठित समाज की निशानी है। और उनकी संस्कृति, वो तो कला से जैसे लबालब भरी हुई है। दीवारों पर की जाने वाली खूबसूरत डिग्ना पेंटिंग से लेकर धातु के बारीक काम तक गोंड कला में उनकी प्रकृति, उनकी मान्यताएं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां दिखती हैं। ये एक जीती जागी कला परंपरा है। लेकिन गोंड समुदाय का वो शक्तिशाली अतीत आज की हकीकत से बहुत बहुत अलग है। चलिए उनके उस गौरवशाली इतिहास से लेकर आज की चुनौतियों तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि गोंड लोग कभी शासक हुआ करते थे। उन्होंने सदियों तक मध्य भारत के बहुत बड़े इलाकों पर राज किया। उनके गढ़मंडला और चांदा जैसे ताकतवर साम्राज्य थे। वो सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोग नहीं, बल्कि साम्राज्य बनाने वाले लोग थे। लेकिन वो सुनहरा दौर अब बीत चुका है। आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है।
आज उनकी ये महान विरासत कई गंभीर चुनौतियों से घिरी हुई है, जो उनके वजूद और उनकी अनोखी संस्कृति के लिए एक सीधा खतरा है। इन चुनौतियों में शामिल हैं अपनी जमीन खोना, जंगलों का कटना जो उनकी जिंदगी का आधार है, और साथ ही आर्थिक पिछड़ापन। इतना ही नहीं, उनकी भाषा और संस्कृति पर बाहरी दुनिया का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, जिससे उनकी पहचान के खो जाने का डर है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं, एक स्टेशन का नाम बदलने से आखिर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक भूली हुई गोंड रानी और उनके लोगों के इतिहास को सम्मान देने का एक तरीका है। एक ऐसे समय में जब उनकी संस्कृति इतनी चुनौतियों का सामना कर रही है, ये नाम उनकी विरासत को फिर से देश के सामने लाता है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत का इतिहास कई अलग-अलग आवाज़ों से मिलकर बना है। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल छूट जाता है। अगर एक रेलवे स्टेशन का नाम इतिहास के इतने गहरे पन्ने खोल सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों ओर, हमारे शहरों, सड़कों और इमारतों के नामों में और कितनी ही कहानियां छिपी होंगी, जो बस किसी के खोजे जाने का